Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 2 अप्लाइड एंड न्यूट्रिशन एंड दिस इज द यूनिट नंबर 4 और इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे आज एंट्रल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन को आज हम डिस्कस करेंगे कि एंट्रल न्यूट्रिशन क्या है और पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है। ये रूट है, ठीक है, ये दोनों रूट है, एंट्रल न्यूट्रिशन और पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, एंट्रल न्यूट्रिशन को आप सिंपली कह सकते हैं कि एंट्रल जो इंटेस्टाइन जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जीआईटी ट्रैक इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो जो फूड हम ले लेते हैं ड्यू टू जीआईटी ट्रैक, फॉर एग्जांपल चाहे वो ओरल हो, चाहे वो एनजी के ज़रिए हो, चाहे वो ओजी के ज़रिए हो, या गैस जो है जिजोनम के थ्रू हम उसको स्टोमी करके सुराख करके हम उसको दें, या गैस्ट्रोमी के थ्रू उसको हम दे, पैक के थ्रू दे, पैक के थ्रू दे, मतलब हर वो जो जीआईटी ट्रैक इसमें यूज़ हो, ठीक है, चाहे वो ओरल हो या रेक्टल हो, लेकिन जीआईटी ट्रैक इसमें यूज़ हो तो हम उसको एंट्रल न्यूट्रिशन कहते हैं। और पेरेंटल न्यूट्रिशन जो जीआईटी ट्रैक को बाईपास किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्लूइड ऐसे हो या कोई डाइट कोई मतलब न्यूट्रिशन ऐसे हो जो इंट्रावेनस के थ्रू हम उसको देते हैं, तो उसको हम पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं। एक डिफरेंट टाइप के पेशेंट हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है और वो स्ट्रोक के साथ है, तो स्ट्रोक वाले पेशेंट जो है उसमें सॉल्विंग की एबिलिटीज़ नहीं होती, मतलब वो उनके जीसीएस भी इतने नहीं रहते। अगर हम ओरली उसको कोई फूड देने की कोशिश करें, न्यूट्रिशन देने की कोशिश करें, तो वो एस्पायरेट कर सकते हैं, वो लंग्स में जा सकते हैं, और जब लंग्स में जाएंगे, स्ट्रोक में जो सबसे सीवियर कंडीशन होते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिसकी डेथ हो जाती है दिस इज ड्यू टू एस्पायरेशन, नमूनिया की वजह से हो जाते हैं। कुछ ऐसी सर्जरी भी है, अगर ओरल सर्जरी की जाए या कोई ऐसे जो आप कह सकते हैं कि नॉर्मलीज है, एबनॉर्मेलिटीज़ है, जेनेटिक वो फॉर एग्जांपल कोई जो है बाय बर्थ कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ है, जिस तरह क्लिप लेफ्ट हो गई, ठीक है, क्लिप फ्लैट हो गई, जिसकी वजह से वो मतलब किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकती, तो इन दिस सिचुएशन फिर हम उसको एनजी दे देते हैं या ओजी के थ्रू हम उसको पीट दे देते हैं। या अगर कोई पेशेंट है और उसको स्टमक कैंसर है, तो मतलब ये डिफरेंट सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें हम डिफरेंट रूट को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली अगर जिसमें जीआईटी यानी इंटेस्टाइन अगर जिसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज द एंट्रल रूट। अगर इंटेस्टाइन जीआईटी ट्रैक इसमें इन्वॉल्व ना हो और वेनस के थ्रू हम उसको दे देते हैं इंट्रावेनस, तो हम उसको फिर कहेंगे पेरेंटल रूट। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। इट वाज शॉर्ट ओवरव्यू था, अभी आगे जाके देख लेते हैं। दीज आर ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है कि आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द की टर्मिनोलॉजी, जो की टर्म्स है हम उसको डिफाइन करेंगे कि एंट्रल क्या है, पेरेंटल क्या है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। वी विल आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रिशनल कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द फार्मूला फीडिंग, ठीक है, फार्मूला फीडिंग को हम डिस्कस करेंगे, और फार्मूला फीडिंग में जो न्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसमें शामिल है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब किस किस चीज़ से बनी हुई है। अगर एक फार्मूला है तो है उसमें सिर्फ प्रोटीन है या उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद है। और कंसंट्रेशन क्या है, मतलब कितनी मकदार में उसमें मौजूद है। अगर कार्बोहाइड्रेट उसमें है तो कितने अमाउंट में है, अगर प्रोटीन इसमें है तो कितने अमाउंट में है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द कम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द एंट्रल रूट, और जो एंट्रल फीडिंग है, फॉर एग्जांपल अगर ए जी है या ओ जी है, ठीक है, तो इसकी क्या कम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उस कम्प्लिकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे द की टर्मिनोलॉजी। जिस तरह मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि एंट्रल और न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि इसको आप कह सकते हैं दाखिली रास्ता, उर्दू में हम इसको कहते हैं दाखिली, एंट्रल रूट को कह सकते हैं दाखिली रास्ता, ठीक है, एंट्रल रूट। अच्छा,
Enteral nutrition वो न्यूट्रिशन है, enteral feeding is a method of giving liquid nutrition directly into the stomachs or jejunums through a tube, चाहे वो एनजी हो या एनजिया हो, ठीक है। मतलब वो फीडिंग जो जो क्या होते हैं, लिक्विड डाइट होते हैं, क्योंकि जो हॉट डाइट है, जो सॉलिड डाइट है, वो हम एनजी के थ्रू नहीं दे सकते। मतलब इंट्रल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि ये वो फीडिंग है, मेथड है, जिसमें हम लिक्विड न्यूट्रिशन को डायरेक्टली या तो स्टमक में दे देते हैं या जेजुनम में। जो स्टमक में जाके ओपन होते हैं ना, अगर कोई ट्यूब, एन का मतलब होता है नोज, अगर नोज के थ्रू एक ट्यूब एंटर हो जाती है, और जी का मतलब होता है गैस्ट्रिक, स्टमक में जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज द एनजी, यानी नीजो गैस्ट्रिक ट्यूब। और एनजे का मतलब ये है कि एन मतलब नोज के थ्रू ये चली जाती है, स्टमक को पास करके इंटेस्टाइन की जो पार्ट है जिजनम, वहाँ पे ओपन हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं एनजी, मतलब नेजो जिजनम ट्यूब। मतलब वो रूट जिसमें आपके इंटेस्टाइन्स शामिल हो, जिसमें आपकी जीआईटी ट्रैक्ट शामिल हो, उसमें अब चाहे वो आप जो है गैस्ट्रिक में कोई चीज़ दे देते हो, स्टमक में, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन में दे देते हो, चाहे चाहे लार्ज इंटेस्टाइन में आप किसी चीज़ को ओपन कर देते हो, मतलब लेकिन आपके डाइट अगर जीआईटी ट्रैक्ट से गुजरते हैं, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, तो इस रूट को हम कहेंगे एंट्रा रूट। मतलब नोज या ओवरल से जो लेकर एनस तक जो रास्ता है, जो रूट है, उसको कहते हैं एंट्रल रूट, ठीक है। पेरेंटल न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है, फार्मूला फीड से डेट इज गिवन इंटरवेनसली, जो वेंस के थ्रू देते हैं, आईवी देते हैं, उसको हम कहते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। लाइक हमारे पास जो टीपीएन आते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, हम उसको दे देते हैं। या अगर कोई पेशेंट है और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है, और हम उसको डिफरेंट टाइप के हमारे पास फ्लूइड आते हैं, हम उसको लगा देते हैं। या अगर कोई पेशेंट है और हाइपोग्लाइसीमिया के साथ है, तो हम उसको 10%, 25%, 50% ग्लूकोज लगा देती है। तो ये क्या है, ये सारे पेरेंटल न्यूट्रिशन है। पेरेंटल न्यूट्रिशन हम तब देते हैं जब कोई पेशेंट जो है उसको जीआईटी कोई भी प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल अगर उसको गैस्ट्रिक कैंसर हो या कोई और ऐसी प्रॉब्लम हो, मतलब जिसमें अब जीआईटी ट्रैक को यूज़ नहीं कर सकती, अगर पेशेंट है बिल्कुल अनकॉन्शियस है फॉर द लॉन्ग टर्म, या अगर पेशेंट है फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने बात की कि हाइपोग्लाइसीमिया के साथ एक पेशेंट है और वो अनकॉन्शियस है, बिल्कुल वो रिस्पांस नहीं दे रही, तो देन यू यूज़ फॉर द पेरेंटल न्यूट्रिशन। या कीमोथेरेपी के साथ जो पेशेंट होते हैं, उसको भी मोस्टली हम पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। अच्छा, इन्फेंट फार्मूला क्या है? इन्फेंट फार्मूला इट इज़ अ मैन्युफैक्चर फूड डिज़ाइन, ठीक है। मैन्युफैक्चर फूड का मतलब है आर्टिफिशियल, जो बनाया गया हो किसी कंपनी में, किसी जो है उसमें बनाई गई हो, वो फूड है। डिज़ाइन किया गया है इन मार्केट में, ठीक है, फॉर फीडिंग टू बेबीज। किस चीज़ के लिए? ताकि बेबीज को फीड किया जाए या इन्फेंट को। देख, एक होता है नेचुरल फीड, जिसको हम ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, जो मदर अपने बच्चों को फीड करते हैं। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो फीडिंग, उसकी जो रिक्वायरमेंट है बेबीज़ की या इनफेंट की, अगर वो पूरा नहीं हो रही, तो फिर हमारे पास मैन्युफैक्चर फूड भी अवेलेबल है। मतलब हमारे पास आर्टिफिशियल फूड भी अवेलेबल है मार्केट में, जो हम बेबीज़ या इनफेंट को दे सकते हैं अंडर द 12 मंथ ऑफ एज। यूजुअली अगर हम देखें तो प्रिपेयर फॉर अ बोतल फीडिंग और अ कप फीडिंग फ्रॉम द फोडर और लिक्विड। ये जो मोस्टली हम जो जो फोडर जो बोतल फीडिंग होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। हमारे पास पाउडर फॉर्म में आते हैं, और हम फिर उसमें पानी के साथ वो मिक्स करके दे देते हैं, बिल्कुल दूध की तरह बना देते हैं। फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा लेक्टोजीन और ये जितने भी हैं हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में। या इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट फॉर द ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क के लिए आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट है। और इसका क्या है, इंटेंडेड फॉर द फीडिंग इन्फेंट, और किस चीज़ के लिए बनाया गया है कि ताकि जो इन्फेंट है उसको फीड किया जा सके। इट कैन कम्स एज अ फोडर फ्रॉम द फोडर फॉर्म टू बी मिक्स विद वाटर और इंस्टेंट लिक्विड फॉर्म। ये हमारे पास या तो पाउडर फॉर्म में आते हैं, और फिर हम उसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ, और या हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, और हम डायरेक्टली बच्चों को फिर वो दे देते हैं।
तो इसको कहते हैं इन्फेंट फार्मूला। इन्फेंट फार्मूला ये एक मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल फीडिंग होती है, ठीक है। हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के आते हैं। अब इंडिकेशन फॉर द ट्यूब फीडिंग। अब हम ट्यूब फीडिंग क्यों देते हैं, इसकी क्या इंडिकेशन है? ट्यूब फीडिंग जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास एनजे है, एनजी है, ठीक है, एनजे है, ठीक है, ओजी है, 6 टाइप के है, एनजी है, एनजे है, ठीक है, और गैस्ट्रोमी है, गैस्ट्रोमी और नेजिस्ट्रोमी है। ये 6 टाइप के हमारे पास ट्यूब आते हैं, ठीक है। 6 टाइप के ट्यूब आते हैं हमारे पास। एक को हम एनजी कहते हैं। एनजी का मतलब ये है कि आप थ्रू नोज जो है वो स्टमक तक एक ट्यूब पास कर देते हैं और इसके थ्रू हम फीडिंग देते हैं। एनजे का मतलब ये है कि थ्रू नोज आप जिजनम जो पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है वहाँ पे पास कर देते हैं और उसके थ्रू हम फीडिंग देते हैं। ओजी का मतलब है कि ओरो गैस्ट्रिक, यानी ओरो कैविटी के थ्रू आप जो है स्टमक में एक ट्यूब पास कर देते हैं और उसमें हम देते हैं। ओजे का मतलब ये है कि मतलब ओरल के थ्रू आप जेजनम में एक ट्यूब पास कर देते हैं और डायरेक्टली आप वहाँ पे फीड दे देते हैं। गैस्ट्रोस्टमी का मतलब ये है कि आप जो एब्डोमेन है, जो गैस्ट्रिक है, वहाँ पे एक होल कर देते हैं और उसमें डायरेक्टली आप स्टमक में पास कर देते हैं एक ट्यूब को। और नेजोस्टोमी का मतलब ये है कि आप जो जेजनम एरिया है, जेजनोस्टोमी, वहाँ पे आप एक एक सुराख कर देते हैं, एक होल कर देते हैं और डायरेक्टली आप वहाँ पे पास कर देते हैं, जिसको जिनोस्ट्रोमी कहते हैं। तो ये सारे जिसको हम ट्यूब फीडिंग कहते हैं, क्योंकि ट्यूब के ज़रिए हम फीड करवा देते हैं। अब इसकी इंडिकेशन क्या है, मतलब कब हम ट्यूब फीडिंग पे जाएँगे? द फॉलोइंग कंडीशन द रिक्वायर्ड ट्यूब फीडिंग। तो सबसे पहले क्या है कि इनएबिलिटी टू सॉल्व। अगर आप किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, आप में सॉल्विंग की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाए, चाहे किसी भी कंडीशन की वजह से। मैं भी जैसे ड्यू टू कोई अगर स्ट्रोक है, कि कॉन्शियसनेस वो नहीं है, लेकिन या कोई और प्रॉब्लम है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिस तरह मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हेड इंजरी के साथ या मतलब स्ट्रोक के साथ, हमारे जो पेशेंट आते हैं, तो उसमें ये एबिलिटी नहीं होती है कोई किसी चीज़ को सॉल्व कर सकें। इसी तरह एनाटॉमिकल एंड पोस्ट सर्जिकल कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। एनाटॉमिकल और पोस्ट सर्जिकल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि मतलब अगर क्लेफ्ट लेफ्ट है, ठीक है, या अगर कोई सर्जरी हुई है, मतलब टॉन्सिलेक्टमी हो चुकी है या कोई और सर्जरी हो चुकी है फॉर द शॉर्ट टाइम। इसके अलावा जो है मॉल फॉर्मेशंस ऑफ द माउथ एंड एसोफेगस, अगर वो सही तरीके से मतलब नहीं बनी हुई है, कैंसर की वजह से भी, अगर उस किसी को ओरल कैंसर है या गैस्ट्रिक कैंसर है, तो इसकी वजह से भी हम जो है डायरेक्टली फिर ट्यूब पास करते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है अगर किसी को, या फेलर टू ग्रो और माल न्यूट्रिशन, ठीक है, अगर माल न्यूट्रिशन है, उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो इसके लिए भी हम पास कर देते हैं। अगर उसको वो एनोरेक्सिया है वो नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ इंटीरियर फीडिंग ट्यूब्स के जो टाइप्स हैं हमने पहले भी डिस्कस कर दिया कि देयर आर 6 टाइप हैं अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। देयर इज 6 मेन टाइप। कितने टाइप है? 6 मेन टाइप्स ऑफ द फीडिंग ट्यूब्स है। दीज ट्यूब्स मे हैव फर्दर सब टाइप, इसकी फिर फर्दर सब टाइप है डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्टली वेयर दे इन द स्टमक और इंटेस्टाइन। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब ये कहाँ पे ख़त्म हो, अगर इंटेस्टाइन में है तो उसका अलग नेम है, अगर स्टमक में है तो उसका अलग नेम है। द मेन टाइप्स ऑफ द एंट्रल फीडिंग ट्यूब इंक्लूड, सबसे पहले क्या है, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, जिसको एनजी ट्यूब भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो हॉस्पिटल साइड पे बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। उसके डिफरेंट साइज़ हमारे पास आते हैं, 12 साइज़ है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। तो डिफरेंट साइज़ की एंची हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो नेज़ो गैस्ट्रो, नेज़ो का मतलब है नोज़, नोज़ से ये गुजरते हैं, और गैस्ट्रिक का मतलब है स्टमक, स्टमक में ये ओपन होते हैं। और ये क्या करते हैं कि स्टार्ट इन द नोज़ एंड इन द स्टमक। तो इसको ये डायरेक्टली फॉर एग्जांपल नोज़ के थ्रू ये डायरेक्टली जो है स्टमक में ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं एनजी।
एक है ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब यानी ओजीटी, स्टार्ट इन द माउथ, ये माउथ से स्टार्ट होते हैं, एंड इन द स्टमक। देख जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको चाहिए पर सिर्फ अगर आपने गैस्ट्रिक इलाज करने हैं या शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने यूज़ करने हैं, तो आप जो है ओजी को यूज़ कर सकते हैं। या अगर कोई पेशेंट ऐसी पेशेंट है जो नेज़ो गैस ऑब्स्ट्रक्शन के साथ है, मतलब वो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें भी फिर हम ओरल जो है ट्यूब यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं दिस इज़ एनजी। ओजी बहुत ज़्यादा कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि मोस्टली ओजी जो है इसके साथ वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते कोई पेशेंट, और ये हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ भी नहीं कर सकते। सो एनजी दिस इज़ वेरी कॉमनली यूज़ और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। इसी तरह हमारे पास जो है नेज़ो एंटेरिक ट्यूब है। नेज़ो एंटेरिक ट्यूब जो है दिस इज स्टार्ट इन द नोज़ एंड एंड इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नेज़ो मतलब एंटेरिक ट्यूब। नेज़ो एंटेरिक ट्यूब का मतलब वो है कि जो नोज से स्टार्ट होता है, और जो एंटेरिक का मतलब है इंटेस्टाइन। देखिए जो इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाते हैं उसको कहते हैं नीज़ो एंटेरिक ट्यूब। और इसमें जो है नीज़ो जिजनम ट्यूब भी कहते हैं उसको, क्योंकि एनजे भी उसको कहते हैं। ये डायरेक्टली नोज़ के थ्रू जाते हैं, जिजनम जो पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है उसमें। देखिए इसके सब टाइप भी हैं इंक्लूड, जिस तरह एनजे हैं, ठीक है, और एनडी यानी नीज़ो ड्यूडिनल या नीज़ो जिजनल। ये जो एनजी और एनडी है दिस इज द सब टाइप ऑफ द नीज़ो एंटेरिक ट्यूब। इसी तरह ओरल एंटीरियर ट्यूब भी है। ओरल एंटीरियर ट्यूब का मतलब ये है, ओरल का मतलब है कि माउथ के थ्रू, और एंटीरियर का मतलब है इंटेस्टाइन। मतलब वो ट्यूब जो ओरल के थ्रू स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द माउथ और एंड हो जाते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन। और इसकी फिर सब टाइप है, जिस तरह ओ एन और ओ डी है, मतलब ओरल ओरो टू जो जिजनम है वहाँ पे ये ख़त्म हो जाते हैं, एब्डोमिनल पे वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। द फिफ्थ वन हमारे पास जो है दिस इज द गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब जो है दिस इज प्लेस्ड थ्रू द स्किन ऑफ द एब्डामिन स्ट्रेट टू द स्टमक। सब टाइप इसकी है, जिस तरह पेक है या फ्रैग है। पी पेक का मतलब है, पी का मतलब है परक्यूटेनियस, ए का मतलब एंडोस्कोपी, और गेस्ट्रोमी। ठीक है, इसी तरह जो है परक्यूटेनियस रेडियोलॉजिकल गेस्ट्रोमी है। इसके अलावा जिजनोस्टोमी है। जिजनोस्टोमी ये एक ट्यूब होते हैं जो जिजनम जो एरिया है एब्डोमिनल जो स्कैन है वहाँ पे एक होल की जाती है, और डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जो है वो ट्यूब पास करते हैं, और इसमें भी फिर फेज और फ्रैक्च है। ठीक है, यानी परक्यूटेनियस एंडोस्कोपी है, और परक्यूटेनियस रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू हम उसको पास करते हैं। तो ये 6 टोटल टाइप हैं, जिसमें एनजी है, ओजी है, और इसमें हमारे पास नेसो एंटेरिक है, ओरल एंटेरिक है, गैस्ट्रोस्टोमी है, और जिजोनोस्टोमी है। तो ये 6 टाइप ऑफ ट्यूब है जो हम पास कर देते हैं। और इसके इंडिकेशन के बारे में हमने बात की कि व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू सॉल्व इफेक्टिवली, तो हम फिर उसको पास कर देते हैं। देखिए वही टाइप है जिसको हमने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, ये जो एंट्रल एक्सेस है, रूट है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये देख नोज के थ्रू जो है, नोज के थ्रू इसको हम एनजी कहते हैं। ओरल के थ्रू जो ये पास की गई है हम उसको ओजी कहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली स्टमक में जो है ये इसको हम गैस्ट्रोस्टोमी कहते हैं। और जो डायरेक्टली मतलब उसमें है जेजिनम में, तो उसको हम जेजिनोस्टोमी कहते हैं। ये टोटल जो टाइप है ये जो गैस्ट्रोस्टोमी है उसकी फिर सब टाइप है, जिस तरह हमने बात की कि परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी है, या जो है परक्यूटेनियस रेडियोलॉजिकल गैस्ट्रोस्टोमी है। इसी तरह हमारे पास जो है परक्यूटेनियस एंडोस्कोपी जिजोनोस्टोमी है, और जो है परक्यूटेनियस रेडियोलॉजिकल जिजोनोस्टोमी है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ टाइप है हमारे पास उसके गैस्ट्रोस्टोमी और जिजोनोस्टोमी के। इसी तरह हमने बात की ये हमारे पास नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी के थ्रू जो ट्यूब पास होते हैं उसको एनजी कहते हैं। ठीक है, ये एसोफेगस है, एसोफेगस से गुजरते हैं और ये स्टमक में आ जाते हैं।
तो हम उसको एनजी कहते हैं। मतलब नोज़ जो नेज़ल कैविटी से स्टमक तक आ जाते हैं हम उसको एनजी कहते हैं। ओरल कैविटी से जो स्टमक तक आ जाते हैं, स्टमक में ओपन होते हैं, उसको हम ओजी कहते हैं। अगर डायरेक्टली स्टमक के अंदर सुराख करके किसी ट्यूब को पास करते हैं तो उसको गैस्ट्रोस्टमी कहते हैं। अगर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसकी जो जिजोनम पार्ट है वहाँ पे सुराख करके डायरेक्टली अगर कोई ट्यूब पास करते हैं तो उसको जिजोनोस्टमी कहते हैं। अगर यानी इंटेस्टाइन के पार्ट में हो तो हम इसको अगर नोज से लेकर कोई चीज़ इंटेस्टाइन जिस तरह इंटेस्टाइन के पार्ट में ओपन होते हैं तो हम इसको फिर कहते हैं दिस इज द नेजो एंटेरिक ट्यूब। अगर ओरल कैविटी से आके अगर इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं तो उसको हम कहते हैं ओरो एंटेरिक ट्यूब। तो ये टोटल जो है 6 टाइप ट्यूब हैं जिस तरह हमने डिस्कस कर दिया है जिसके थ्रू हम फीडिंग कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीरियल फार्मूला जो क्योंकि हमने ट्यूब की बात की, एंटीरियल जो 6 टाइप ट्यूब के हमने बात की फीडिंग ट्यूब के, उसमें हम किसी न किसी फूड को तो देंगे। उस फूड को हमने क्लासिफाइड किया है सेक्स उसमें मतलब 1 2 3 4 5 जो क्लासिफिकेशन है क्लासेस में हमने उसको डिवाइड की है। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीरियर फार्मूला, एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड या उसको पॉलीमेरिक फार्मूला भी कहते हैं। दूसरा नंबर है एलिमेंटल और सेमी एलिमेंटल फार्मूला। तीसरा है डिजीज स्पेसिफिक, ब्लेंडराइज और मॉडुलर। ये 5 टाइप के मेन फार्मूले हैं जो जो मार्केट में अवेलेबल है। अब हम कब किसी पेशेंट को स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फार्मूला देंगे, कब हम एलिमेंटल और सेमी एलिमेंटल देंगे, कब हम डिजीज स्पेसिफिक देंगे, कब हम ब्लेंडराइज फार्मूला देंगे और कब हम मॉडुलर फार्मूला देंगे, और इसका मतलब है क्या। तो चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड या जो पॉलीमेरिक है, पॉली का मतलब है ज़्यादा और मेरिक का मतलब है हमारे पास जो अज्जा होते हैं, यानी ज़्यादा एक से ज़्यादा जो अज्जा है उससे बना हुआ होता है, और स्टैंडर्ड है ये। स्टैंडर्ड इसलिए है कि नॉर्मल जो आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट उसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो फार्मूला कंटेनिंग इनटेक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होते हैं, इनटेक न्यूट्रिशन होते हैं, लाइक प्रोटीन भी इसमें होते हैं, फैट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। नॉर्मली जो ब्रेस्ट फीडिंग हम लेते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें मौजूद होते हैं, तो हम इसीलिए उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। उसमें पॉलीमेरिक होते हैं, ज़्यादा अज्जा होते हैं, लाइक प्रोटीन है उसमें, फैट्स है उसमें, कार्बोहाइड्रेट है उसमें। ठीक है, विच रिक्वायर नॉर्मल और नियरली नॉर्मली डाइजेस्ट एंड absorptive capacity and are complete with the respect to vitamin, mineral and trace element as a specified volume। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें यह है कि मतलब एक मिक्सचर होते हैं जिसमें हमारे पास प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स उसके अपने एक अमाउंट्स होते हैं, और इसके साथ साथ उसमें जो है विटामिन और मिनरल भी ऐड की गई है। कंटेंट अगर हम बात करें तो जैसे 1 से लेकर 1.2 कैलोरीज पर ml जो है, इसमें अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो 1 ml की जो लिक्विड है, 1 ml की जो मतलब वाटर है, या 1 ml की जो आपके पास जो वॉल्यूम है उसमें तकरीबन 1 से लेकर 1.2 जो किलो कैलोरीज है वो मतलब अगर कंसंट्रेशन की बात करें, अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो 1 ml में हमारे पास 1 से लेकर 1.2 जो किलो कैलोरीज है हमारे पास अवेलेबल है, एंड आर यूज एज ओवर द काउंटर और सप्लीमेंट एंड ट्यूब फीडिंग फार्मूला। प्रोटीन कंटेंट्स जो है 30 से लेकर 40 ग्राम पर लीटर उसमें प्रोटीन जो है वो अवेलेबल है कंसंट्रेशन की अगर बात करें। एग्जांपल क्या है स्टैंडर्ड फार्मूला की, हमारे पास इंश्योर है, ठीक है, ऑस्मोलाइट्स हैं, न्यूट्रिन 1.0 है, आइसोसोर्स HN है और इम्पैक्ट है। ये हमारे पास एग्जांपल है जो मार्केट में अवेलेबल है, इस नेम से जो है ये मार्केट में अवेलेबल है। और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास इसमें फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं इसमें, और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो 1 से लेकर 1.2 जो किलो कैलोरीज है, इट्स कंसंट्रेटेड इन 1 ml में ये हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, एक है कैलोरीज डेंस। कैलोरीज डेंस वो फूड है जिसमें ज़्यादा कैलोरीज
जो है वो शामिल की गई होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो पहले में कहा, तो हमने पहले में यही कहा कि हमारे पास 1 से लेकर 1.2 1.2 कैलोरीज़ पर एमएल है। लेकिन इसमें ये इंक्रीज़ की जाती है, मतलब एमएल वही होते हैं, एमएल को कम करके और जो कैलोरीज़ है उसको इंक्रीज़ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें देख 1 से ले 1.5 से लेकर 2 जो कैलोरीज़ पर एमएल है उसमें। मतलब ये उस जो कैलोरीज़ डेंस जो फ्लूइड है हम मोस्टली उसको देते हैं उस पेशेंट को जो रेस्ट्रिक्शन पे होते हैं, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन पे होते हैं कि हम उसको ज़्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते। अगर कोई पेशेंट है सीकेडी के साथ जो किडनी डिजीज़ है और वो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन पे है, तो हम तो उसको ज़्यादा फूड नहीं दे सकते, ज़्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते। तो इसलिए फिर हम उसको जो कैलोरीज डेंस फार्मूला है वो यूज़ करते हैं, जिसमें कम एमएल में ज़्यादा जो कैलोरीज है वो अवेलेबल होते हैं। जिस तरह हमने स्टैंडर्ड फार्मूला और अपन कंसंट्रेटेड टू प्रोवाइड 1 से लेकर 1.5 से 2 calories per ml when the fluid restriction is required for the patient। तो फिर क्या करते हैं कि ये और भी बढ़ा देते हैं, मतलब जिसमें कैलोरीज है वो ज़्यादा होते हैं पर ml के हिसाब से। ठीक है, तो ये मोस्टली उस पेशेंट के लिए होते हैं जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं, जो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन पे होते हैं। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो उसमें इंश्योर था और इसमें इंश्योर प्लस आ जाते हैं। इसी तरह उसमें न्यूट्रिएंट जो था 1.0 था और इसमें 1 पॉइंट के बजाय 2.0 है। 2.0 का मतलब ये है कि उसमें अगर अगर एमएल में 1 किलो कैलोरीज अवेलेबल था, तो इसमें 1 में 2 किलो कैलोरीज अवेलेबल होंगे। इसी तरह आइसोसोर्स जो है दिस इज़ 1.5 है, इम्पैक्ट भी 1.5 है। ठीक है, और टू कॉल एच एन, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है कैलोरीज डेंस फार्मूले के। और हमने कहा कि कैलोरीज डेंस फार्मूला हम कब देंगे, जब हमें लिक्विड जो है या कोई जो फ्लूइड है रिस्ट्रिक्शन के साथ हो कोई पेशेंट और हम उसको ज़्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते। सो इन दिस सिचुएशन फिर हम उसको ये लगा देते हैं, मतलब ये दे देते हैं ताकि उसमें कम हो, फ्लूइड कम हो उसमें। ठीक है, ये हमारे पास जो है जिस तरह हमने न्यूट्रिएंट 2 की बात की हमने, सो दैट फार्मूला प्रोवाइड, जो ये हमारे पास जो है ट्यूब फीडिंग फार्मूला है ये। दिस फार्मूला प्रोवाइड कंप्लीट जो है अगर हम कैलोरीज की बात करें, डेंस लिक्विड न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन होते हैं इसमें पर दूज विद एलोवेट जो कैलोरिक्स रिक्वायरमेंट एंड आर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। न्यूट्रिएंट 2.0 कंटेन, इसमें हमारे पास क्या है? ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें कंटेन होते हैं? इसमें टेरोन होते हैं, कार्निटीन होते हैं, अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स होते हैं और ये लॉन्ग टर्म फीडिंग के लिए यूज़ की जाते हैं। अब जो है एट वाज द फर्स्ट वन जिसमें हमने स्टैंडर्ड की बात की। अब हम बात करेंगे एलिमेंटर एंड सेमी एलिमेंटर जो फार्मूला है। एलिमेंटर और सेमी एलिमेंटर जो है दिस इज कंटेन पार्शियली और कंप्लीटली हाइड्रोलाइज न्यूट्रिएंट एलिमेंटल। ठीक है, ये हाइड्रोलाइज होते हैं कंप्लीटली या सेमी कंप्लीटली, पार्शली कंप्लीटली, मतलब ये हमारे पास मोस्टली पाउडर के फॉर्म में आते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, मिक्स कर देते हैं विद द liquid, with the fluid, with the water. Formula have been hydrolyzed to contain a short chain carbohydrate or a simple sugar and जो पेप्टाइड्स और अम्यूनो एसिड। इसमें हमारे पास जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में होते हैं, लाइक शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स या पेप्टाइड अमीनो एसिड में होते हैं और ये बहुत इजीली जो है एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। एलिमेंटल फार्मूला आर easier फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। ये बहुत इजीली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं इट्स वेरी सिंपल एंड मेकिंग देम बेटर suited for the adults and the children with digestive problem। और ये उन पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट है, चाहे वो चाइल्ड हो या चाहे एडल्ट हो, जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के साथ हो, तो हम उसमें एलिमेंट्री या सेमी एलिमेंटल फीड जो है फिर उसको देते हैं। इंक्लूडिंग माल एब्जॉर्प्शन, अगर कोई पेशेंट माल एब्जॉर्प्शन के साथ है या शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है उसको,
या कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है या अदर कंडीशन दैट कैन काज प्रॉब्लम विद द एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है, अगर कोई चाइल्ड है, कोई इन्फेंट है और आप उसको जब फार्मूला प्यूर देते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और उसकी वजह से मतलब उसको लूज मोशन स्टार्ट होते हैं या वोमिटिंग होते हैं। तो फिर इस टाइप के पेशेंट के लिए एलिमेंटल या सेमी एलिमेंटल जो हमारे पास फार्मूला आते हैं, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फार्मूला। इसकी अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो इसमें हमारे पास जो है क्रोशियल आते हैं, ठीक है, एलिट्रैक आते हैं हमारे पास, इस तरह पेप्टामीन आते हैं हमारे पास, वाइटल्स 1.0 है, ठीक है, इस तरह प्यूएट है, इसी तरह रेटियो पिरेटियो है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास फार्मूला फीड है जिसको हम कहते हैं दिस इज़ मतलब एलिमेंटल या सेमी एलिमेंटल है। और ये हम किस पेशेंट को देते हैं, तो ये मोस्टली हम उस पेशेंट को देते हैं जो मतलब कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के साथ हो, क्योंकि ये इजीली एब्जॉर्ब होते हैं, इजीली ये जो है ये मेटाबॉलिस होते हैं उसके। द थर्ड वन इज अ डिजीज स्पेसिफिक। डिजीज स्पेसिफिक जिस तरह नेम है कि वो फार्मूला जो खास किसी डिजीज के लिए बनाई गई हो। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर पेशेंट है और वो डायबिटीज़ के साथ है, तो जो डिजीज स्पेसिफिक फार्मूला है उसमें बाकी चीज़ तो होंगे लेकिन उसमें शुगर की मकदार या तो बिल्कुल नहीं होंगी या कम होंगे। अक्सर जब हम ड्रिंक भी आजकल लेते हैं, पूछते हैं शॉपकीपर से कि आया दिस इज़ शुगर फ्री है या नहीं है, तो शुगर फ्री जो चीज़ें आप लेते हैं दिस इज़ डिजीज स्पेसिफिक। तो इसी तरह ये जो फार्मूला जो ये फीड बनाई गई है ये डिजीज स्पेसिफिक होते हैं। अगर कोई पेशेंट है और वो लीवर डिजीज़ के साथ है तो उसके लिए अलग हमारे पास फार्मूला आते हैं। अगर कोई पेशेंट है रीनल डिजीज़ के साथ है तो उसके लिए अलग आते हैं। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ के साथ है तो उसके लिए अलग आते हैं। तो मतलब ये मुख्तलिफ किस्म के जो फार्मूला है ये अवेलेबल होते हैं, डिज़ाइन फॉर द पेशेंट विद अ स्पेसिफिक डिजीज स्टेटस। ये उस पेशेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है जो किसी खास स्पेसिफिक डिजीज़ के साथ हो। अवेलेबल फॉर द पेशेंट्स विद रेस्पिरेटरी डिजीज़। अगर कोई पेशेंट रेस्पिरेटरी डिजीज़ के साथ है तो उसके लिए भी फार्मूला अवेलेबल है। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ के साथ है तो उसके लिए भी है। अगर कोई पेशेंट रेनल फेलर के साथ है तो उसके लिए है, या हेपेटिक फेलर के साथ है, या अगर कोई पेशेंट ऐसे है जो इम्यूनी कम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उसके लिए भी ये डिजीज़ स्पेसिफिक फार्मूला बनाया गया है। देखिए हमारे पास है ये हमारे पास डायबिटिक्स सोर्स ऐसी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ है। ये हमारे पास जो रीनल पेशेंट होते हैं, रीनल फेलर होते हैं, इसके लिए नोवा सोर्स हैं, ठीक है। ये जो न्यूट्रिन है ये न्यूट्रिन पल्मोनरी ये उस पेशेंट के लिए है जो पल्मोनरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के साथ होते हैं। और न्यूट्री हेप उसके लिए है जो लीवर डिसऑर्डर के साथ होते हैं, लीवर डिजीज़ के लिए होते हैं। तो इसको डिजीज़ स्पेसिफिक फार्मूला कहते हैं क्योंकि ख़ास जो कोई डिजीज़ है उसके लिए बनाया गया है। इसी तरह जो फोर्थ वन है दिस इज़ ब्लेंडराइज फीडिंग। ब्लेंडराइज फीडिंग का मतलब ये है कि आप कोई भी मतलब कोई भी फूड है आप उसको ब्लेंडर कर देते हैं, आप उसको मतलब उसके मिक्सचर बना देते हैं उसको। फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रूट है उससे आप जब जूस बनाते हैं उसको हम भी ब्लेंडराइज फूड कहते हैं। ये मोस्टली जो नेचुरल फूड है वो पेशेंट जो नेचुरल फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने घरेलू फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसको हम जूसर या किसी चीज़ से हम उसको क्या करते हैं, उसको हम मतलब उसको टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं, उसको एक जूस हम बना देते हैं, चाहे वो चिकन से हो या कोई वेजिटेबल से हो या कोई भी फ्रूट हो, तो उसको हम जूसर के थ्रू हम उसको बिल्कुल मिक्स कर देते हैं। हम खुद भी बना सकते हैं और ये हमारे पास अवेलेबल भी है, मार्केट में भी अवेलेबल है ये हमारे पास। सो यूज़ फॉर अ पेशेंट दैट कैन नॉट टॉलरेट सेमी या सिंथेटिक फार्मूला और हु विश टू कंज्यूम फैमिली फूड। देखिए उस पेशेंट के लिए है या तो वो टॉलरेट नहीं कर सकते जो सिंथेटिक फार्मूला है, जो तैयार की गई फार्मूला है आर्टिफिशियली, उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, या वो पेशेंट जो फैमिली फूड को पसंद करते हैं, मतलब जो घरेलू फूड को पसंद करते हैं, उसके लिए ये बनाया गया है। फॉर्मूलाइज विद अ मिक्सचर ब्लेंडराइज फूड सोर्स। ये फूड सोर्स का एक मिक्सचर से बनाया गया है। दे आर मेड फ्रॉम द रियल जो फूड
इंग्रेडिएंट है उससे बनाई गया है जो रियल फूड। बाकी जो थे ये तो फार्मूले से बनाई गई फीडिंग थी, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल ओरिजिनल जो फूड है उसकी जो इंग्रेडिएंट है उससे बनाई गई है। सच एज चिकन, अगर चिकन है तो उसको जूसर के थ्रू मिक्स किया गया है, या वेजिटेबल से बनाई गई है, या फ्रूट से बनाई गई है, अलॉन्ग विद एडेड, और उसमें कुछ विटामिन या मिनरल्स को भी ऐड की जाते हैं, या कोई फाइबर को भी उसमें ऐड की जाती है। लेकिन मोस्टली ये जो ब्लेंडराइज फीडिंग है, जो ब्लेंडराइज फार्मूला है, ये जो मतलब नेचुरली जो फूड है उससे बनाया गया है। हालांकि उसमें कुछ विटामिन, मिनरल और फाइबर को ऐड किया जाता है। मेंटेन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दिस इज मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स है एज एसेंशियल टू प्रिवेंट बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। कि जब ये हम बनाते हैं, चाहे वो घर पे हो या जहाँ भी बन जाते हैं, तो वहाँ भी एसेप्टिक टेक्निक पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उसमें जो आप बना रहे हैं और आप एसेप्टिक टेक्निक का ख्याल नहीं रखें, तो ये कंटेमिनेटेड होंगे, और कंटेमिनेटेड की वजह से फिर जो है इन्फेक्शन काज हो सकते हैं। इसके अगर हम बात करें तो उसके फार्मूले की, तो इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो कंप्लीट है, ठीक है, और कंप्लीट पीडियाट्रिक है, कंप्लीट पीडियाट्रिक रिड्यूस कैलोरीज है। तो ये हमारे पास इस नेम से अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ठीक है। ये देखिए जो है जैसे द कंप्लीट पीडियाट्रिक्स फार्मूला है, ये अवेलेबल होते हैं। इसमें आप देख, इसमें सारे जो फ्लूइड है, जो फ्रूट्स है, उसके आप पिक्चर भी उसके ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ जो नेचुरल फूड है आप इसको देख सकते हैं कि इसमें ये आपके पास है कि मटर भी है उसमें, टमाटोस भी है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखिए रियल फूड से बनाया गया है, ठीक है। सो कंप्लीट पीडियाट्रिक रिड्यूस कैलोरीज एज अ न्यूट्रिशनली कंप्लीट ट्यूब फीडिंग फार्मूला है पर आ चिल्ड्रन 1 से लेकर 13 ईयर तक आप उसको दे सकते हैं। कंप्लीट पीडियाट्रिक रिड्यूस कैलोरी इज मेड with a variety of real food ingredients such as protein from milk, chicken, and peas, as well as a fruit and vegetable ingredient such as tomatoes होते हैं उसमें, या वेजेस होते हैं उसमें, ग्रीन बीन्स होते हैं उसमें, ठीक है, क्रैनबेरी जूस होते हैं उसमें, concentrate and pass complete pediatric provides approximately 1 cup equivalents of fruits एंड वेजिटेबल्स फॉर 100 ml, ठीक है। अगर 1 कप अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल की बात करें तो ये तकरीबन 1000 ml जो है वो बना देते हैं उससे जूस, ठीक है। तो इसमें जो जिस तरह हमने ब्लेंडराइज की बात की कि उसमें हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली जो नेचुरल जो रियल फूड है उससे हम बना देते हैं उसको। दिस इज द लास्ट वन, द फिफ्थ वन, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलर फार्मूला। मॉड्यूलर फार्मूला में ये मूड से निकला हुआ है, ठीक है। उसमें एक ही जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। जिस तरह हमने बाकी की बात की थी स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड में हमारे पास जो मैक्रो जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट थे वो सारे उसमें अवेलेबल थे, लेकिन मॉड्यूलर में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें एक ही न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मकदार में होंगे, बाकी जो है उसमें हाँ थोड़ा बहुत वो हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये प्रोटीन रिच होंगे, ठीक है, और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स उसमें या होंगे नहीं या बहुत कम होंगे। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स वाली फूड है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मकदार में होंगे, बाकी दो इसमें होंगे नहीं मैक्रोन्यूट्रेंट या बहुत कम मकदार में होंगे। सो मॉडलर प्रोवाइड्स अ प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों में से एक होंगे प्रोटीन, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट एज अ सिंगल न्यूट्रिएंट होंगे उसमें, और अ मॉड्यूलर मिक्सचर टू अलाउ adjustment of the macronutrient mix created from individual macronutrient। जिस तरह हमने कहा प्रिपरेशन का मॉडल और प्रिपेयर फॉर पेशेंट हु रिक्वायर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कॉम्बिनेशन टू ट्रीट देयर इलनेस, और ये उस पेशेंट के लिए तैयार की गई है जो स्पेसिफिक जो उसको जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायर होते हैं, जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के रिक्वायर होते हैं उसको। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है और उसको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसके लिए भी हम मॉड्यूलर जो हमारे पास आते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो हम वही देंगे। इसी तरह अगर कोई पेशेंट है जिसके लिए प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत हो, जिस तरह अक्सर
ये जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं लोग, जो जेम्स करते हैं लोग, वो जो यूज़ करते हैं तो वो प्रोटीन रिच प्रोटीन डाइट को यूज़ करते हैं, तो उस जो मॉडल फार्मूला है उसमें ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। देखिए उसकी एग्जांपल है ये, मतलब कि कौन कौन से अवेलेबल है, तो ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। ये जो है ये बेनी फाइबर है, मतलब इसमें फाइबर ज़्यादा मकदार में होते हैं एज़ कम्पेयर टू, और ये बेनी प्रोटीन है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मकदार में होते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन जो न्यूट्रेंट है, जो मेजर न्यूट्रेंट है, दिस इज प्रोटीन, और इसमें जो मेजर न्यूट्रेंट है दिस इज अ फाइबर। तो मतलब ये है कि ये इसमें एक जो सिंगुलर मेन कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं, बाकी भी कुछ मकदार में होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। अब कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंटीरियर न्यूट्रिशन। जब इंटीरियर न्यूट्रिशन हम देते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी है। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल फूड एंटरिंग द लंग्स, फूड जो है वो लंग्स में भी एंटर हो सकते हैं, क्योंकि हम जो फ्लूइड देते फूड देते हैं वो किसी ट्यूब के थ्रू देते हैं, तो अगर हम उसके प्लेसमेंट सही तरीके से चेक ना करें तो उससे जो है वो मतलब ट्रिका में जा सकते हैं और उसके थ्रू फिर वो लंग्स में भी जा सकते हैं। इसीलिए एज अ नर्स जब भी हम किसी पेशेंट को हम फीडिंग देते हैं तो फीडिंग सबसे पहले हम जो ट्यूब है उसकी प्लेसमेंट को हम चेक करते हैं कि आइदर द ट्यूब इज इन प्लेस और नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम एस्पायरेट करते हैं सबसे पहले, और हम देखते हैं कि उसमें मतलब है या नहीं है, मतलब उसमें वापस बैक फ्लो आ रहे या नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सही प्लेसमेंट में है, और हम पप साउंड से भी उसको चेक कर सकते हैं कि उसमें हम 10 ml तक एयर दे देते हैं और हम स्टेथोस्कोप के थ्रू चेक करते हैं कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं स्टमक में या नहीं। तो मतलब प्लेसमेंट को चेक करना बहुत लाजमी है, अगर नहीं करोगे तो एक्सपायरेशन की चांसेस है। कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं कि उनके पेशेंट को उस मकदार से फ्लूइड नहीं दी जाती जो मतलब नॉर्मली हम जो ड्रिंक्स लेते हैं। डायरिया भी हो सकते हैं कि उनके अगर सही तरीके से वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। नॉज या वोमिटिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा है। डिहाइड्रेशन हो सकते हैं पेशेंट अगर फ्लूइड की कमी है। इलेक्ट्रोलाइट्स एबनॉर्मलिटीज होते हैं क्योंकि जो हम फार्मूला पीते रहते हैं तो उसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स उस मकदार में आपको तो नहीं मिल सकती जो चाहिए। हाई ब्लड शुगर भी हो सकते हैं, और विटामिन एंड मिनरल डिफिशिएंसी भी उसमें हो सकते हैं। सो दीज आर द मेन कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा अगर फीडिंग ट्यूब जो है इंसर्ट थ्रू द नोज सच एज नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब और नेजो एंटेरिक ट्यूब कैन काज इरिटेशन ऑफ द नोज और थ्रोट। अगर कोई ट्यूब ऐसे है जो हमने थ्रू नोज पास की है, जिस तरह एनजी है या जो नेजो एंटेरिक ट्यूब है, तो वो मतलब इरिटेशन भी काज कर सकते हैं, शोर भी काज कर सकते हैं नोज और थ्रोट में। एक्यूट साइनस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, अल्सरेशन भी हो सकते हैं अब द लेरिंग्स या एसोफेगस के, उनके उसके थ्रू ज़्यादा टाइम के लिए आप अगर ट्यूब पास करते हैं। फीडिंग ट्यूब इंसर्ट थ्रू द स्कैन्स अब द एब्डामिन वॉल। अगर हम गैस्ट्रोस्टमी की बात करें या हम यूजनोस्टमी की बात करें तो उसमें जो एब्डामिनल वॉल है उसकी थ्रू एब्डामिनल स्कैन के थ्रू हम पास करते हैं ट्यूब को, तो इसकी वजह से भी कैन भी कम, या तो वो ऑकलट हो चल सकते हैं, मतलब वो बंद हो सकते हैं, या जो है डिस्प्लेस हो सकते हैं अपनी प्लेस से, और या जो वहाँ पे जो ओन्स बने होते हैं जो मतलब अगर ये स्टमक में अगर कोई ट्यूब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसमें सुराख कर देते हैं ना, उसके थ्रू हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो ओन है उसको इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, या जो ट्यूब है वो बंद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन अब द एंटीरियर जो स्टोमीज है, आगे जिस तरह जिजोनोस्टमी की हमने बात की, तो स्किन इरिटेशन हो सकते हैं काज बाय द लीकेज अब डाइजेस्टिव फ्लूइड ऑन टू द स्किन। तो जो स्कैन है उससे वापस लीकेज भी हो सकते हैं, और लीकेज की वजह से वहाँ पे जो स्कैन है उसके इरिटेशन भी हो सकते हैं अराउंड द स्टोमा। इरिटेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इलास्टोमीज। जितने भी इलास्टोमीज है मतलब जो सुराख की है हमने, चाहे वो पैक हो, प्रेक हो, फेज हो, फ्रेश हो, जितनी भी है उसकी वजह से जो है इरिटेशन हो सकते हैं, डायरिया हो सकते हैं,
डेवलपमेंट ऑफ द एप्सिस एप्सिस जो है जैसे इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे अकोमोलेशन ऑफ फ्लूइड बन जाते हैं, एप्सिस बन जाते हैं। तो ये भी हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द एलियम के इन्फ्लामेशन भी हो सकते हैं, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन है। अब रिस्क फैक्टर फॉर एस्पायरेशन इंक्लूड, अब एस्पायरेशन के भी चांसेस होते हैं, तो उसके लिए कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो एस्पायरेशन को इंक्रीज करते हैं। सो डिक्रीज द लेवल ऑफ द कॉन्शियस, अगर किसी पेशेंट की कॉन्शियस लेवल डिक्रीज है तो ऑटोमेटिकली उसमें एस्पायरेशन की चांसेस हो सकते हैं अगर हम उसको देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी हम किसी अगर एनजी ट्यूब के थ्रू या ओजी या जो भी हमारे पास ट्यूब है उसके थ्रू जब भी हम कोई फ्लूइड देते हैं, सो वी आर सपोज टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब के ट्यूब जो है वो सही तरीके से प्लेस है या नहीं है। एंड प्लेसमेंट को आपने चेक करने हैं। गैक रिफ्लेक्स अगर नहीं है किसी पेशेंट के, गैक रिफ्लेक्स अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ट्यूब जो है वो ट्रीकिया में है तो मतलब वो कप कर देते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट में गैक रिफ्लेक्स नहीं है तो फिर हम ये जो है मतलब ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि ये इन प्लेस है या नहीं, और इंस्पायरेट कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल इंजरी की वजह से अगर हेड इंजरी है या कुछ, तो इसकी वजह से भी, या अगर कोई पेशेंट है जो स्ट्रोक के साथ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के साथ है और उसकी कॉन्शियस लेवल भी इतनी नहीं है, तो वो इंस्पायरेट कर सकते हैं। कार्डिक स्पेंटर अगर इनकम्पिटेंसी है, मतलब जहाँ पे ये एसोफेगस आ जाते हैं और ओपन हो जाते हैं स्टमक में, तो यहाँ पे जो स्पेंक्टर होते हैं ये कार्डिक स्पेंक्टर होते हैं। अगर ये कार्डिक स्पेंक्टर इनकम्पिटेंट है, अगर वो मतलब सही तरीके से बंद नहीं हो सकती, तो वापस जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो जा सकते हैं एसोफेगस, फिर ट्रेकिया में जा सकते हैं और ट्रेकिया से लंग्स में जा सकते हैं, और ये एस्पायरेशन को काज कर सकते हैं। अगर जीआई रिफ्लेक्स है वापस मतलब स्टमक से अगर वो ऊपर की तरफ आते हैं एसोफेगस में, तो उसकी वजह से भी एस्पायरेशन हो सकते हैं। सुपाइन पोजीशन, अगर पेशेंट बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में है और आप उसको फ्लूइड दे रही है, तो उसका बैक फ्लो हो सकते हैं और वो वापस जो है लंग्स में जा सकते हैं, एस्पायरेशन की चांसेस है। या अगर ट्यूब जो है माल पोजीशन है, मतलब ट्यूब इन प्लेस नहीं है, अगर आप फ्लूइड दे रहे हो और आप ये सोच रहे कि ट्यूब स्टमक में है, वो स्टमक में ना हो, एसोफेगस में हो या ट्रेकिया में हो, तो डायरेक्टली जो फ्लूइड है वो लंग में जा सकते हैं, तो एस्पायरेशन के चांसेस है इसमें रेस्पेक्टर। ठीक है, तो इट वाज अबाउट द इंटीरियर रूट्स के बारे में हमने बात की। अभी पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये हमने इंटीरियर जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में हमने पढ़ा कि इंटीरियर जो रूट्स है वो क्या है, जो स्पेसिफिक और मेन टर्मिनोलॉजी है उसको हमने डिस्कस कर दिया। हमने क्लासिफिकेशन की जो एंड पेंड फार्मूला है, जो मैन्युफैक्चर फार्मूला है, जो आर्टिफिशियल फार्मूला है, जो ट्यूब पैडिंग के लिए प्रिपेयर की गई है, उसके जो मेन 5 टाइप है उसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया, जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड था, जिसमें हमारे पास ब्लेंडराइज थी, जिसमें हमारे पास डिजीज स्पेसिफिक था, मॉडुलर था। तो ये सारे जो मेन क्लासिफिकेशन है उसको हमने डिस्कस कर दिया। हमने डिफरेंट टाइप की जो ट्यूब्स है, जो सेक्समेंट टाइप ट्यूब्स है, जिसमें हमने नेजोगैस्ट्रिक की बात की, ओरोगैस्ट्रिक की बात की, नेजो एंटीरियर की बात की, गैस्ट्रो एंटीरियर की बात की, गैस्ट्रोस्टमी की बात की, जिजोनोस्टमी की बात की। तो सेक्स जो मेन टाइप ऑफ द ट्यूब्स है उसको हमने डिस्कस कर दिया। ट्यूब के इंडिकेशन की हमने बात की कि हम जो है ट्यूब फीडिंग देंगे, कब देंगे, और हमने इसके कॉम्प्लिकेशन की भी बात की कि हम किस तरह जो है वो कॉम्प्लिकेशन को काज कर सकते हैं और हम किस तरह उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने रिस्क फैक्टर फॉर द एस्पायरेशन की भी बात की कि अगर एस्पायरेशन की चांसेस है तो मेन जो रिस्क फैक्टर है वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। सेकंड पार्ट में हम पेरेंटल न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे कि पेरेंटल न्यूट्रिशन है क्या, इसके इंडिकेशन क्या है, इसके कंट्रा इंडिकेशन क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, कौन कौन से ऐसे जो डाइट है, न्यूट्रिशन है जो हम पेरेंटल दे सकते हैं, किस पेशेंट को हम देंगे। सो वी विल डिस्कस इन द पार्ट 2। तो अभी तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरीज हो, so you can ask me on the comment section. I will try to give the answer timely. Thank you so much for listening me and watching me. Thanks once again.